140 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन रेडी, स्टार्ट। महोदय, अखिल हैदराबाद राज्य भारत सेवक समाज के दूसरे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह संतोष और हर्ष का विषय है कि आपके राज्य में भारत सेवक समाज एक जीवित संस्था है। इस संस्था ने 3 वर्षों में महत्वपूर्ण काम किया है। आपने लोगों की सहायता तथा सहयोग से सड़कें बनाई, स्कूल और अस्पताल खोले और विपत्ति में पड़े लोगों की सहायता की। ये सभी काम बहुत आवश्यक हैं। यूँ तो हमारी पंचवर्षीय योजना का सारा कार्यक्रम ही बड़े महत्व का है, किंतु उसके अंतर्गत भारत सेवक समाज की स्थापना को मैं विशेष महत्व देता हूँ। इसका कारण यह है कि यह संस्था बिल्कुल गैर सरकारी है। सरकार का इससे केवल इतना ही संबंध है कि उसके सुझाव से इस संस्था की उत्पत्ति हुई। मेरा गैर सरकारी संस्थाओं से काफ़ी संबंध रहा है और यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि जनसाधारण का सहयोग जितना शीघ्र और सरलता से एक गैर सरकारी संस्था प्राप्त कर सकती है और सार्वजनिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है, सरकारी विभाग उतनी सरलता और गति से काम नहीं कर सकता। जब एक देश शताब्दियों की पराधीनता के बाद स्वतंत्र हुआ हो और जहां लोगों में उत्साह पैदा करना हो और उसको कर्तव्य से परिचित कराकर आगे बढ़ने का मार्ग बताना हो, वहाँ भारत सेवक समाज जैसी संस्था राष्ट्र निर्माण के काम का बहुत ही आवश्यक अंग बन जाती है। चेंज। हमें अपने देश में एक जन कल्याण राज्य की स्थापना करनी है। ऐसे राज्य में लोगों का हित और कल्याण प्रत्येक कार्यक्रम की अंतिम कसौटी है। हमें बीमारी और दरिद्रता को मार भगाना है और अभाव पर विजय पानी है। हम चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वे देश के किसी भी भाग में रहते हों और उनका किसी भी धर्म अथवा जाति से संबंध हो, आगे बढ़ने का समान अवसर मिले और नागरिक के रूप में सबका एक जैसा अधिकार हो। जिन्हें आजकल पिछड़े हुए वर्ग या दलित जातियां कहा जाता है, वे उन्नत हों, दूसरे लोगों के साथ आ मिलें, जिससे इस देश में कोई भी पिछड़ा हुआ या दलित ना कहा जा सके। जनसाधारण में इन बातों का प्रचार करने और लोगों को इन्हें समझाने में भारत सेवक समाज बहुत कुछ कर सकता है। जैसा कि मैंने अभी कहा, यह कार्य ऐसा है जिसमें एक गैर सरकारी संस्था होने के कारण आपको सहज ही सफलता मिल सकती है। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि जब हमारी योजनाएं कार्यान्वित की जा चुकेंगी और इस देश में सच्चा जन कल्याण राज्य स्थापित हो चुकेगा, तो जनता में स्फूर्ति और उत्साह भरने तथा उन्हें जागरूक करने का श्रेय निश्चित ही भारत सेवक समाज को मिलेगा। हैदराबाद राज्य भारत सेवक समाज तथा खम्माम जिला भारत सेवक समाज ने अभी तक जो रचनात्मक कार्य किया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। इस काम के महत्व को केवल मिलों और पाठशालाओं तथा अस्पतालों की संख्या से ही नहीं आंका जा सकता। चेंज। महोदय, भारतीय पंचांग में गोपाष्टमी एक महत्वपूर्ण दिन है जो प्रतिवर्ष हमें हमारी आर्थिक व्यवस्था में गोधन के महत्व का स्मरण कराता है। देश के जीवन में गोधन के ऊंचे स्थान को ध्यान में रखकर ही हमारे पूर्वजों ने इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का निश्चय किया था। गोधन की पूजा प्राचीन काल से ही इस दिन की विशेषता रही है। दुर्भाग्य से कालांतर में हम इस पर्व के वास्तविक उद्देश्य को भूल गए और गाय की पूजा मात्र से संतुष्ट होने लगे। इस पर्व के महत्व के विषय में जनता को ठीक रूप से अवगत कराने और पशुपालन में जनसाधारण की रुचि पैदा करने के उद्देश्य से स्वाधीनता के बाद गोपाष्टमी को राष्ट्रव्यापी उत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। 1950-51 के अनुमान के अनुसार गोधन के द्वारा राष्ट्र की आय 660 करोड़ रुपए थी। यही कारण है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखे गए विकास कार्यक्रम में पशुपालन और नस्ल सुधार को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है, जबकि पहली योजना में इस मद पर 22 करोड़ रुपए व्यय करने की व्यवस्था थी। दूसरी योजना में पशुपालन और दुग्धशाला आदि के लिए 56 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।
यदि हम देहातों में रहने वाली देश की अधिकांश जनता को पूर्ण लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें पशुपालन और पशुओं के नस्ल सुधार के काम को अधिक महत्व देना पड़ेगा। चेंज। साधारणतया हमारे देश में गाय को आदर की दृष्टि से देखा जाता है, किंतु इस आदर का आधार धार्मिक भावना है, जीवन में गाय की व्यावहारिक उपदेयता नहीं। धार्मिक भावना से इसका संबंध जोड़ने में मुझे कोई हानि नहीं दिखाई देती, किंतु केवल इसी विचार से गौसेवा का व्रत लेना और व्यावहारिक उपयोगिता को कोई स्थान न देना गोपाष्टमी की प्राचीन परंपरा के लिए घातक है। यदि हम इस पर्व के मनाने को सार्थक करना चाहते हैं तो हमें गाय की देखरेख और पशुपालन को एक व्यवसाय का रूप देना होगा अथवा इसका आधार आर्थिक मानना होगा और इसकी व्यवस्था लोगों के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से करनी होगी। भावुकता में बुद्धि का पुट मिलाने से हम गोपाष्टमी पर्व की सार्थकता में ही वृद्धि नहीं करेंगे बल्कि अपनी धार्मिक भावना की भी अधिक रक्षा कर सकेंगे। हमारे देश के प्राय सभी भागों में पिंजरा पोल और गौशालाएं धार्मिक संस्थाओं के रूप में चलाई जाती हैं। इस कार्य में प्राय आर्थिक दृष्टिकोण को स्थान नहीं दिया जाता। हमें इस कार्य प्रणाली को बदलना होगा और गाय तथा दूसरे घरेलू पशुओं की देखरेख आदि के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसका आधार आर्थिक बनाना होगा। मैं नहीं समझता कि यह काम किसी भी प्रकार से असंभव या कठिन है। हमें इसे वैज्ञानिक ढंग से करना होगा जिससे सभी चीज़ों का पूर्ण उपयोग हो सके और कोई भी चीज़ नष्ट या व्यर्थ न जाने पाए। गोधन से बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। चेंज। महोदय, अपने देश में महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार देने की बात विगत कुछ वर्षों से जोर शोर से की जा रही है। यही नहीं, हमारे संविधान में भी महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार देने की बात स्वीकार की गई है, किंतु क्या यह सच है? यद्यपि आजकल सार्वजनिक उपक्रमों, संगठित संस्थानों, यहाँ तक कि राजनीति में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है और उसके प्रति भेदभाव में कमी आई है, फिर भी जहाँ तक असंगठित एवं निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों की बात है वहाँ अभी महिलाओं के श्रम का शोषण किया जाता है। एक तरफ जहाँ ऐसे संस्थानों प्रतिष्ठानों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कामकाजी महिलाओं का ऐसी जगहों पर शोषण भी किया जाता है। यही नहीं बल्कि उनको काम की तुलना में पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता है। महिला श्रम का अधिकांश हिस्सा असंगठित क्षेत्रों, बागवानी एवं कृषि में कार्य करता है, जहां उन्हें पुरुषों की तुलना में बहुत कम वेतन भत्ता दिया जाता है। अधिकतर उन्हें दैनिक वेतनभोगी के रूप में ही रखा जाता है और आवश्यकता या इच्छा न होने पर हटा दिया जाता है। यद्यपि अब प्रत्येक जगह न्यूनतम मजदूरी कानून लागू हो चुका है, इसके बावजूद इस कानून की अनदेखी कर महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है। महिलाएं बेरोजगारी एवं लाचारी के चलते उस न्यूनतम मजदूरी पर भी जी तोड़ काम करती हैं, जबकि हमारे संविधान में श्रमिकों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधनों का प्रत्येक मानव को अधिकार है। अपनी आर्थिक सामर्थ्य एवं विकासीय परिसीमाओं के अधीन राज्य इस प्रकार के प्रभावपूर्ण प्रावधान बनाएगा कि बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अयोग्यता एवं अप्रत्याशित अभावों के प्रति जनता को सहायता सुविधा सुनिश्चित की जा सके। चेंज। राज्य इस प्रकार प्रयासरत रहेगा कि देश में सभी प्रकार के श्रमिकों को एक न्यूनतम जीवन निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित की जा सके एवं श्रमिकों के लिए एक उन्नत मानव जीवन तथा कार्य की श्रेष्ठ दशाएं सुनिश्चित की जा सके। आश्चर्य का विषय यह है कि भारत में महिला श्रम की स्थिति बड़ी विचित्र है। एक तरफ जहां देश के कुल कामगारों में 25% हिस्सा महिला कामगारों का है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में इनका हिस्सा 32% एवं शहरी क्षेत्रों में मात्र 14% ही है।
यदि मुख्य कामगारों, सीमांत कामगारों एवं गैर कामगारों की दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि मुख्य कामगारों में 22% हिस्सा महिला श्रमिकों का है, जबकि सीमांत कामगारों में 90% हिस्सा महिला श्रमिकों का है एवं 59% महिलाएं गैर कामगारों का है। स्टॉप।